Okay, now let's start with the revision of Unit 2, Chapter 1, Law of Demand. Basically जो Unit 2 है that relates to consumer. जो हमने Unit 1 में 2 चैप्टर्स किए थे that was basic introduction. Unit 2 में जितने चैप्टर्स हैं, जैसे 4 चैप्टर्स हैं, वो सारे के सारे कंज्यूमर रिलेटेड हैं, तो मैंने इसको एक यूनिट में क्लब कर दिया और इसको नाम दे दिया Unit 2. ठीक है, अगर आप सिंपल चैप्टर के नेम पे भी जाना चाहते हैं तो चलेगा. हम स्टार्ट कर रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड. तो लॉ ऑफ डिमांड समझने से पहले डिमांड क्या होता है, व्हाट इज डिमांड बेटा. डिमांड रेफर्स टू वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी. एक कमोडिटी की बड़ी सारी क्वांटिटीज जो एक कंज्यूमर विलिंग है बाय करने के लिए डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस पे विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, ये डेफिनेशन बोलती है, लेकिन इसको समझने के लिए हम ऐसा करते हैं, हम एक स्केड्यूल ड्रॉ करते हैं. ओके, हम एक स्केड्यूल ड्रॉ करेंगे. स्केड्यूल से क्या होगा, दैट इज बेसिकली अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, स्केड्यूल से आपको समझ में आएगा कि मैं ये वाली डेफिनेशन क्या बोलती है. लाइक जो डिमांड होती है दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स. कोई भी जो डिमांड है, ठीक है, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स. कौन कौन सी, प्राइस एंड उस प्राइस पे क्वांटिटी. ठीक है, तो अगर मैं एक बड़ा इजी सा स्केड्यूल लिख दूं तो ये बनता है. तो अभी हमने रिलेशन पे बात नहीं करनी, मैं अभी सिर्फ आपको ये दिखा रही हूं कि ये कोई एक पर्सन है, कोई भी एक, मान लो मैं अपने घर पे बैठ के ये सोच रही हूं कि अगर प्राइस 10 होगी, ठीक है, तो मैं 5 क्वांटिटी खरीदूंगी. अगर प्राइस 20 हो जाएगी, अगर महंगा हो जाएगा गुड, तो मैं 4 खरीदूंगी, तो मैं 5 नहीं खरीदूंगी. अगर 30 हो जाएगा तो 3 खरीदूंगी, अगर 40 हो जाएगा तो 2, अगर 50 हो जाएगा तो 1. ठीक है जी, ये मैं सारी प्राइजेस पे अलग अलग पॉसिबल प्राइजेस जो मेरे को लगता है कि मेरे को मार्केट में मिल सकती हैं. इफ आई गो टू मार्केट, मेरे को ये प्राइजेस मार्केट में मिल सकती हैं, तो मैं अपना दिमाग लगा रही हूँ कि अलग अलग डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस पे मैं क्या क्या क्वांटिटी खरीदना चाहती हूँ. अगर आपने डेफिनेशन को ध्यान से सुना होगा तो वहां पे विलिंग वर्ड लिखा था. मतलब ये जो हम पूरा कंसेप्ट कर रहे हैं, ये सारे का सारा विलिंगनेस का कंसेप्ट है, एक्चुअल का कंसेप्ट नहीं है. ये सिर्फ मैं सोच रही हूँ कि अगर 10 रुपये होगा तो आई विल बाय 5. ठीक है, मेरे को नहीं पता मेरे को एक्चुअल में 10 मिलेगा नहीं मिलेगा, दिस इज जस्ट माई विलिंगनेस. ये पूरा एक स्केड्यूल, ये पूरा एक टेबल जिसमें बड़ी सारी आपको प्राइजेस दिख रही हैं, बड़ी सारी आपको क्वांटिटीज दिख रही हैं, ये सब मिलके, ये सारे कॉम्बिनेशंस मिलके एक डिमांड बनाते हैं. तो क्या है डिमांड? डिमांड एक कंज्यूमर की विलिंगनेस है कि वो डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस पे डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज क्या क्या खरीदेगा एक टाइम के अंदर. अब पूरी लाइफ टाइम का नहीं सोच सकते, कोई ना कोई स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम जरूर रहेगा. ठीक है, तो ये डिमांड है. लेकिन ये डिमांड करने के लिए आपको 5 एसेंशियल कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं बेटा. 5 एसेंशियल कंपोनेंट्स. मतलब डिमांड करना इतना इजी नहीं है जैसे मांग गए, मांग लिया, या सोचा मांग लिया. नहीं, इसके पीछे 5 चीजें काम करती हैं. सबसे पहला पॉइंट जो डिमांड के पीछे काम करेगा दैट इज विलिंगनेस टू बाय. विलिंगनेस टू बाय का मतलब, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि मेरी कुछ ना कुछ डिजायर होनी चाहिए खरीदने की, कोई विश होनी चाहिए. ऐसा नहीं है उठी और खरीदने चलेगी, नहीं, मैं पहले सोचूंगी कि यस आई वांट टू बाय दिस, आई एम विलिंग टू बाय दिस, तो जाके डिमांड का पहला कंपोनेंट आएगा. सिर्फ विलिंगनेस टू बाय काफी नहीं है, आपके पास कैपेसिटी टू पे भी होनी चाहिए. अब कैपेसिटी टू पे का मतलब क्या है कि पैसे होने चाहिए. पहले तो आपने सोचा यस आई वांट टू बाय दिस. दूसरा क्या है, आपको वो खरीदने की आपकी अफोर्डिंग पावर भी होनी चाहिए. तीसरा, ये जो आपके पास पैसे पड़े हैं इसको खर्च करने के लिए आप तैयार होने चाहिए, विलिंगनेस टू स्पेंड.
ऐसा नहीं है कि आपने सोचा मेरे को चीज़ खरीदनी है, दूसरा आपके पास पैसे भी हैं बट यू आर नॉट विलिंग टू स्पेंड, तो ये खत्म हो जाएगा डिमांड का कंपोनेंट। ये 3 कंपोनेंट्स हो गए। सबसे पहले यू मस्ट बी विलिंग टू बाय समथिंग, यू मस्ट हैव कैपेसिटी टू बाय, ठीक है, मतलब आपके पास पैसे होने चाहिए। तीसरा, आप उन पैसों को खर्च करना चाहते हो। चौथा कंपोनेंट, जब भी आप डिमांड के बारे में बताओगे तो कोई ना कोई प्राइस जरूर बताओगे, मतलब इतनी क्वांटिटी इतने प्राइस पे। यू विल नेवर से यस आई वांट टू बाय 15 यूनिट्स, आप ये नहीं बोलोगे कभी, ठीक है। आप हमेशा बोलोगे आई वांट टू बाय 15 यूनिट्स इफ प्राइस इज दिस ऑन दिस डे, मतलब टाइम भी इंपॉर्टेंट है। तो 5 कंपोनेंट्स एक डिमांड बनाने के लिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लेते हैं कि नीचे दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा कंपोनेंट नहीं है एसेंशियल कंपोनेंट्स में से, तो ये 5 के अलावा जो भी छठा वो देंगे, कोई ना कोई गलत मलत जरूर देंगे, तो वो आपको टिक करना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो पहले इन्होंने यही बताया है कि कौन कौन से एसेंशियल्स हैं, 3 एसेंशियल एलिमेंट्स प्लस 2 मोर, तो टोटल के 5 एलिमेंट्स हो जाते हैं। व्हाट इज डिमांड, एक कमोडिटी को कितना कंज्यूमर खरीदना चाहता है अलग अलग प्राइसेस पे। और अगर मैं इसी स्केड्यूल की बात करूं जो मैंने आपको ऊपर लिखा है, ये तो बहुत बड़ा सा एक पार्ट हो गया जिसमें मैंने अलग अलग प्राइस और अलग अलग क्वांटिटी लिख दी। लेकिन अगर इसमें से मैं कोई पर्टिकुलर प्राइस पे कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी की बात करूं, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट होल स्केड्यूल, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली वन क्वांटिटी एट वन प्राइस एट वन टाइम, देन दैट विल बिकम क्वांटिटी डिमांडेड। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड? डिमांड में आप अलग अलग प्राइजेज अलग अलग क्वांटिटी पे लेते हो, क्वांटिटी डिमांडेड में 1 प्राइस 1 क्वांटिटी 1 टाइम, मतलब थोड़ा छोटा कंपोनेंट है। क्वांटिटी डिमांडेड डिमांड का एक पार्ट है। लेकिन अगर मैं बात करूं क्या क्वांटिटी डिमांडेड एक्चुअल कंसेप्ट है, तो नो, क्वांटिटी डिमांडेड का कंसेप्ट भी विलिंगनेस का कंसेप्ट ही रहता है बेटा। बात समझ में आई? क्वांटिटी डिमांडेड का कंसेप्ट भी विलिंगनेस का कंसेप्ट ही रहता है। देन अगर हम चलें यहाँ पे, आपके पास जब आप डिमांड समझने लगते हो तो डिमांड में जो आपको मेन पॉइंट समझना है वो ये है, डिमांड 2 तरीके की होती है। कौन कौन से 2 तरीके की होती है? वन इज इंडिविजुअल डिमांड, ओके, एंड अदर इज मार्केट डिमांड। What is a basic difference between these 2 concepts? Individual demand में 1 commodity 1 buyer, okay. Market demand में all buyers, या यहाँ पे हम commodity पहले लिख देते हैं क्योंकि उधर भी हमने commodity लिखा है। 1 commodity मतलब ये चीज़ कॉमन हो गई है दोनों में, लेकिन all buyers, ठीक है। इसमें जो ये वाला कंपोनेंट है ना, ये वाला कंपोनेंट, क्योंकि हम चाहे इंडिविजुअल डिमांड की बात करें चाहे हम मार्केट डिमांड की बात करें, कमोडिटी हमारी एक ही रहती है, ठीक है। दैट्स वाई ये दोनों कंसेप्ट माइक्रो के अंदर कवर होते हैं। कई बच्चे थोड़ा मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं कि मार्केट डिमांड में मैम ऑल बायर्स आते हैं तो ये तो बड़ा कंसेप्ट हो गया। नो, कमोडिटी एक है तो ये माइक्रो का कंसेप्ट ही रहेगा। अगर मैं इंडिविजुअल के अंदर डिवीजन करूं तो हमें एक तो इसका स्केड्यूल बनाना है और एक इसका कर्व बनाना है, एंड ऐसे ही हमें मार्केट में भी स्केड्यूल बनाना है एंड कर्व बनाना है, ठीक है। तो चलिए पहले हम इंडिविजुअल स्केड्यूल की बात करेंगे। ये मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुकी हूँ, जो ऊपर लिखा था हम वही सेम यूज कर लेते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 5, 4, 3, 2, 1, ओके। एक बंदा अलग अलग प्राइसेस पे कितनी कितनी क्वांटिटी बाय करना चाहता है। 1 पर्सन 1 कमोडिटी इंडिविजुअल। अगर हम इसका कर्व बनाएंगे, अब देखो कर्व में आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। कोई भी कर्व बनाओगे इकोनॉमिक्स में तो आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। 2 चीज़ें वो कौन सी हैं? सबसे पहले उसकी डायरेक्शन क्या जाएगी। किसी भी कर्व की 2 डायरेक्शंस होती हैं, ठीक है। या तो अपवर्ड जाता है वो, या वो डाउनवर्ड जाता है, ठीक है। दूसरी चीज आपको उसकी शेप ध्यान रखनी है, एंड शेप पे आपको निकालनी है स्लोप, जिसका फॉर्मूला डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स होता है। डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स को अगर खोल के लिखना है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। मैं अगर इसको थोड़ा सा आपको और इलेबोरेट करके दिखा दूं,
change in variable measured on y-axis over change in variable measured on x-axis। मतलब वो वेरिएबल जो आप वाई एक्सिस पे मेजर कर रहे हो वो न्यूमरेटर में आएगा, वो वेरिएबल जो आप एक्स एक्सिस पे मेजर कर रहे हो उसका चेंज डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है, नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो हमारी क्वांटिटी होती है दैट इज ऑन एक्स एक्सिस एंड जो हमारी प्राइस होती है वो हमारी वाई एक्सिस पे डिनोट होती है। ओके, तो अब अगर हम यहाँ पे इस स्केड्यूल से ये दोनों चीजें ड्राइव करने की कोशिश करें तो डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, अपवर्ड जाएगी या डाउनवर्ड जाएगी? अपवर्ड तब जाती है, अपवर्ड का मतलब ऊपर को आपका कर्व तब जाता है अगर पॉजिटिव रिलेशन हो। किसमें पॉजिटिव रिलेशन हो? जिन दो चीजों की आप बात कर रहे हो। लाइक इस शेड्यूल में अगर हम बात करें तो हम px एंड qx की बात कर रहे हैं, x को भी अगर हम छोड़ दें तो हम प्राइस एंड क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। तो दोनों में रिलेशन कैसा है? रिलेशन दो तरीके का होता है, या तो अच्छा या तो बुरा। अगर दोनों बढ़ रहे हैं या दोनों गिर रहे हैं तो मतलब अच्छा रिलेशन है, लेकिन एक बढ़ता है दूसरा गिरता है, एक गिरता है दूसरा बढ़ता है तो बुरा रिलेशन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये मान के चलेंगे कि अपवर्ड रिलेशन तब पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड रिलेशन तब जब नेगेटिव होता है। तो अब आप यहाँ पे देख लो कि प्राइस एंड क्वांटिटी में कैसा रिलेशन है, प्राइस एंड क्वांटिटी में रिलेशन कैसा है? प्राइस बढ़ रही है, क्वांटिटी गिर रही है, मतलब अच्छा रिलेशन नहीं है, तो नेगेटिव रिलेशन है। तो ये जो कर्व आएगा वो डाउनवर्ड आएगा। और अगर हम इसी शेड्यूल की स्लोप निकाल लें, मैं यहाँ पे निकाल के आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बनेगा डेल्टा पी ओवर डेल्टा क्यू। मैंने ऐसा क्यों बनाया? क्योंकि प्राइस को हम वाई एक्सिस पे ले रहे हैं एंड क्वांटिटी को हम एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं। जब भी बेटा डेल्टा कैलकुलेट करना है तो न्यू वैल्यूज माइनस ओल्ड वैल्यूज करना है, मतलब इट विल बी लाइक दिस, इट विल बी लाइक दिस। आप कभी भी ओल्ड माइनस न्यू नहीं करोगे, आप न्यू माइनस ओल्ड करोगे ऑलवेज। ठीक है, तो अगर हम स्लोप निकाल लें तो इसकी स्लोप क्या निकलेगी बेटा? वाई एक्सिस वाला ऊपर रखना है, एक्स एक्सिस वाला नीचे रखना है, तो इसकी स्लोप निकलेगी 10 डिवाइडेड बाय -1, है ना, 4 - 5। देन 30 - 20 10, 3 - 4 -1, 40 - 30 10 -1 10 -1। ये तो सेम आ रही है, इट मीन्स स्लोप सेम भी आ सकती है लेकिन जरूरी नहीं है, इस केस में सेम आ रही है। ठीक है, तो अब इसको कैसे ड्राइव करना है बेटा? स्लोप या तो सेम आएगी या डिफरेंट आएगी। अगर तो ये कैलकुलेट करके सेम आ गया तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, मतलब सीधी लाइन बनेगी, और अगर डिफरेंट स्लोप आ गई तो नॉन लीनियर बनेगी। नॉन लीनियर का मतलब नॉन स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो स्लोप निकल रहा है, स्लोप की कैलकुलेशन निकल रही है वो सेम आ रही है, तो हमारी लाइन जो है वो सीधी जाएगी। इट मीन्स अगर हम इसका अब कर्व बनाएं, अगर हम इसके लिए अब कर्व बनाएं, मैंने आपको क्या बताया, वाई एक्सिस पे हम प्राइस कैलकुलेट करते हैं एंड यहाँ पे हम क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं। तो अभी आपने क्या देखा था, ऊपर डायरेक्शन किधर को जा रही थी इसकी? नेगेटिव, डाउनवर्ड, नीचे को जा रहा था। और क्योंकि ये सेम आ रही है तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, मतलब नीचे आएगा लेकिन स्ट्रेट तरीके से आएगा। इट विल बी लाइक दिस, नीचे आया स्ट्रेट आया। बात समझ में आई? देखो दोबारा समझना है ये, मैंने आपको अभी क्या बताया, मैंने बोला कि हम कर रहे हैं इंडिविजुअल डिमांड। पहले इंडिविजुअल के लिए हम एक शेड्यूल बना रहे हैं और उसका ही एक कर्व बना रहे हैं। शेड्यूल में हम दो चीज़ों की न्यूमेरिकल एक्सप्लेनेशन देते हैं, टेबुलर प्रेजेंटेशन करके उसकी, और हमारे डिमांड में दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, वन इज प्राइस एंड अदर इज क्वांटिटी। ओके, तो हमने यहाँ पे इंडिविजुअल शेड्यूल बनाया और मैंने उसका कर्व बनाना है। कर्व देखने के लिए आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली चीज़ डायरेक्शन क्या है, मतलब ऊपर को जाएगा या नीचे को। दूसरा उसकी शेप क्या है, शेप के लिए यू नीड टू कैलकुलेट स्लोप। स्लोप का फॉर्मूला डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। अगर आपकी डायरेक्शन, अगर आपका रिलेशन, मतलब दो वेरिएबल्स का रिलेशन पॉजिटिव है तो ऊपर को, अगर दो वेरिएबल्स का रिलेशन नेगेटिव है तो नीचे को, स्लोप सेम है तो सीधा, स्लोप सेम नहीं है तो डिफरेंट। इट इज ओके। ठीक है, तो हमने ये बना दिया। सिमिलरली हम अब मार्केट का भी बनाएंगे। मार्केट का मैं नीचे ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी अच्छे तरीके से हो जाए।
मार्केट डिमांड का दो चीजें क्या क्या बनानी है, स्केड्यूल एंड दूसरी चीज कर्व। बेटा पहली चीज स्केड्यूल, दूसरी चीज कर्व। अब इसका स्केड्यूल ध्यान से देखिएगा क्या फर्क है। प्राइस ऑफ एक्स, क्वांटिटी ऑफ ए, क्वांटिटी ऑफ बी, क्वांटिटी ऑफ सी एंड हेयर इट इज मार्केट डिमांड। ओके, प्राइस का कोई फर्क नहीं होता है, जो हमने ऊपर ली हम वही लेंगे, लेकिन ऊपर हमने जो क्वांटिटी ली थी दैट बिलोंग्स टू ओनली वन कंज्यूमर, है ना, वो सिर्फ एक बंदे की थी, लेकिन यहाँ पे ऑल बायर्स आएगी, ऑल कंज्यूमर्स आएगी यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे चलेंगे तो 5 4 3 2 1, इट मे बी 6 5 4 3 2, इट मे बी 7 6 5 4 3। बस आपको ये दिखाना है कि जैसे ही चीजें महंगी होती हैं लोग कम खरीदते हैं, आपको बस ये चीज को मेंटेन करना है। ठीक है, अब देखो अगर हम सिर्फ ये वाला कॉलम देखेंगे तो ये मुझे सिर्फ और सिर्फ ए की क्वांटिटी बता रहा है, अगर मैं ये वाला कॉलम देखूंगी तो ये मुझे सिर्फ बी की क्वांटिटी बता रहा है, और अगर मैं ये वाला कॉलम देखूंगी तो ये सिर्फ सी की क्वांटिटी बता रहा है। बट आई नीड मार्केट डिमांड, मतलब सबकी कंबाइंड चाहिए मेरे को, तो मैं कंबाइंड के लिए सबकी डिमांड को ऐड कर दूंगी। ठीक है जी, और अगर हम इसको ऐड करेंगे तो 5 + 6 + 7 इट विल बिकम 18, 4 + 5 + 5 + 6 इट विल बिकम 6 5 11, 11 4 15। ठीक है, एंड नेक्स्ट अगर हम ऐड करेंगे तो इट विल बिकम 12, एंड नेक्स्ट अगर हम ऐड करेंगे इट विल बिकम 9, एंड नेक्स्ट अगर हम ऐड करेंगे इट विल बिकम 6। ठीक है, तो ऐड करके मार्केट डिमांड निकली। अब हमारे लिए जो दो कॉलम्स रेलिवेंट हो गए, वो एक ये वाला कॉलम रेलिवेंट हो गया और एक ये वाला कॉलम रेलिवेंट हो गया। बीच वाले अब हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, कारण उनको ऐड करके हमने मार्केट डिमांड ऑलरेडी बना ली है। ठीक है जी, फिर आता है हमारा कर्व। कर्व के लिए मैंने आपको दो चीजें अभी बताई कि हमें कौन सी देखनी होती है, वन इज रिलेशन एंड अदर इज स्लोप। अच्छा, रिलेशन कौन से कॉलम में देखोगे, जो मैंने हाईलाइट किया, अगेन नेगेटिव रिलेशन है तो मतलब इसका भी जो कर्व है वो डाउनवर्ड ही जाएगा। डजंट मेक डिफरेंस कि मार्केट कर रहे हो या इंडिविजुअल कर रहे हो, डाउनवर्ड ही जाएगा। ओके, स्लोप के लिए अगेन मुझे डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स करना पड़ेगा, जो प्राइस है दैट विल बी ऑन वाई एक्सिस एंड दिस विल बी ऑन एक्स एक्सिस। ओके, तो अगेन ये ऐसे होगा, 10 ओवर -3 ऐसे होगा, 10 ओवर -3, अगेन इट विल बी लाइक दिस, 10 ओवर -3, 10 ओवर -3, इट इज कमिंग आउट टू बी सेम, है ना। तो अगर स्लोप सेम आ रही है तो योर कर्व विल बी लीनियर। लीनियर का मतलब स्ट्रेट बनेगा। माइनस का साइन क्यों आ रहा है मैम, ये मैं अभी आपको बता दूंगी, एक बार पहले हम कर्व कंप्लीट कर लें इसका। तो अगर मैं इसका कर्व ड्रॉ करूंगी तो इट विल बी लाइक दिस, हेयर मार्केट डिमांड आएगी, ओके, एंड यहाँ पे प्राइस आएगा, एंड इट विल बी लाइक दिस। नीचे आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन आ रहा है, नीचे आते आते स्ट्रेट लाइन। मैम इंडिविजुअल वाला भी यही था कि नीचे आते आते स्ट्रेट लाइन, मार्केट वाला भी यही है, नीचे आते आते स्ट्रेट लाइन। व्हाट्स द डिफरेंस, देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस, ठीक है, स्मॉल भी नहीं बोलूंगी, मीडियोकर सा डिफरेंस, ठीक है। व्हाट्स द डिफरेंस देख लेते हैं जरा। अगर मैंने इंडिविजुअल का डिमांड कर्व बनाया था इट वाज लाइक दिस, और अगर मैंने मार्केट का डिमांड कर्व बनाया तो इट्स लाइक दिस। लेकिन अगर आप इसकी डायरेक्शन और शेप पे जाओगे, स्लोप पे जाओगे, तो वो सेम दिखेंगी आपको, डायरेक्शन दोनों के नीचे, ठीक है, एंड इसकी जो शेप है दैट इज अ स्ट्रेट लाइन, मतलब स्लोप स्ट्रेट आ रही है। लेकिन व्हाट्स द डिफरेंस, ये है स्टीपर और ये है फ्लैटर, ये फर्क है। स्टीपर का मतलब जो क्वांटिटी का फर्क है वो कम दिख रहा है, फ्लैटर का मतलब जो क्वांटिटी का फर्क है वो ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। मैं आपको जरा प्रूफ करके दिखाती हूँ। यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे क्वांटिटी है, यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे क्वांटिटी है। प्राइस में कोई फर्क नहीं है, प्राइस में तो दोनों में सेम है। मैं अभी आपको ये भी प्रूफ कर दूंगी। यहाँ पे देखो, मैं स्टार्टिंग करती हूँ, ठीक है, नई प्राइस ये थी, ओके, ले लेते हैं, ये देखो क्या प्राइस का फर्क तो इधर भी इतना ही है, इधर भी इतना ही है,
लेकिन अगर हम प्राइस के फर्क के साथ क्वांटिटी का डिफरेंस देखें और उसको कंपेयर करें तो इंडिविजुअल में क्वांटिटी का डिफरेंस थोड़ा है एंड मार्केट वाली में जो क्वांटिटी का डिफरेंस दिख रहा है या क्वांटिटी का आपको कंपैरिजन दिख रहा है वो बड़ा दिख रहा है। कारण जो मार्केट डिमांड कर्व है, ये वाला जो मार्केट डिमांड कर्व है, इसमें बड़े सारे बायर्स के क्वांटिटी का इफेक्ट आ रहा है। आप ऊपर भी देख सकते हैं, जरा इसको स्टडी कीजिए। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है 10 रुपए के मुकाबले में 3 यूनिट्स का फर्क, 10 रुपए के मुकाबले में 3 यूनिट का फर्क। और अगर आप यही चीज ऊपर देखें, ये वाली चीज देखें, तो ये क्या बताता है? 10 रुपए के मुकाबले में 1 यूनिट का फर्क, 10 रुपए के मुकाबले में 1 यूनिट का फर्क, मतलब 10 रुपए का गैप इज सेम इन बोथ इंडिविजुअल और मार्केट, ओनली द क्वांटिटी इज डिफरेंट। जो क्वांटिटी का डिफरेंस पड़ रहा है वो डिफरेंट है दोनों में। इंडिविजुअल वाली में कम क्वांटिटी दिख रही है बिकॉज दैट बिलोंग्स टू इंडिविजुअल कस्टमर, एंड मार्केट वाली में ज्यादा क्वांटिटी क्यों दिख रही है? क्योंकि उसमें सारे कस्टमर आ गए। तो आपको ये ध्यान रखना है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट दिस माइनस साइन विच इज कमिंग आउट इन बोथ, वेदर इट इज इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड, नेगेटिव साइन जब भी स्लोप में आएगा, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी स्लोप में माइनस का साइन आता है तो वो आपको सिर्फ ये बताता है कि दो वेरिएबल्स के बीच में इनवर्स रिलेशन है, दैट्स इट। दो चीजों के बीच में इनवर्स रिलेशन है, दैट्स इट। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब डायरेक्ट रिलेशन है। तो एक बार आप जरा नोट्स को भी साथ साथ में देखते जाइए कि हम कौन कौन सा पॉइंट कवर किया। तो ये रहा डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड, मैंने आपको बताया। ये रहा इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल एंड कर्व, ओके। एंड ये रहा मार्केट डिमांड स्केड्यूल एंड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व इज फ्लैटर देन इंडिविजुअल डिमांड कर्व। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है डिमांड फंक्शन या फैक्टर्स ऑफ डिमांड। तो इसमें भी आपको ऑब्वियसली दो चीज़ें कवर करनी है, इंडिविजुअल वाला डिमांड फंक्शन एंड मार्केट वाला। हमने दो तरीके की डिमांड्स की, एक इंडिविजुअल वाली की एंड एक मार्केट वाली की। तो हमें फैक्टर्स भी अलग अलग करने पड़ेंगे। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक बंदे की डिमांड को इफेक्ट करते हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो पूरी मार्केट की डिमांड को इफेक्ट कर रहे हैं। तो वी विल बी स्टार्टिंग विद इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, जिसके हमारे ये मेन है। तो हम वन बाय वन समझते चलते हैं क्या क्या है। पहले ज़रा मैं आपको इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन समझा दूँ होता क्या है। देखो कौन सा टॉपिक कर रहे हैं, डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन को लिखना कैसे, क्वांटिटी ऑफ एक्स इज फंक्शन ऑफ पी ऑफ एक्स, पी ऑफ वाई, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, बहुत सारे, ठीक है। हम लेकिन ये हमारे मेन होते हैं तो मैं यही लिखती हूँ, ओके। क्या पॉइंट समझना है, क्या होता क्या है ये आपको ये बता रहा है कि कितनी क्वांटिटी आप एक्स की डिमांड करोगे, वो इन सब चीज़ों पे डिपेंड करती है। हालांकि जब अभी हम स्केड्यूल बना रहे थे तब हम सिर्फ ये लिखते हैं, ठीक है, बट ये नहीं है कि जो क्वांटिटी है, मतलब आप कुछ भी परचेज करते हो, इफ यू आर परचेजिंग एक्स, तो वो सिर्फ उसकी प्राइस पे थोड़ी डिपेंड करता है, बड़ी सारी और चीज़ें, आपको उसका टेस्ट कैसा लगता है, आपकी इनकम कैसी है, दूसरे गुड्स के प्राइस क्या है। तो एक गुड की क्वांटिटी के ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स का इफेक्ट होता है, अगर हम उसको स्टडी करें तो वो डिमांड फंक्शन बन जाता है। लेकिन इसमें एक दो पॉइंट्स आपको जो ध्यान रखने वो ये है, दिस इज़ वन साइडेड। वन साइडेड का मतलब हमेशा पहले फैक्टर मूव करेगा, फिर क्वांटिटी के ऊपर आपको असर देखना है। आप कभी भी ये नहीं बोलोगे कि मैम अगर क्वांटिटी बढ़ जाए तो बताओ प्राइस का क्या होगा, नो नेवर, ठीक है। आपका यहाँ पे क्या रहने वाला है, आप हमेशा क्या बोलोगे कि मैम अगर प्राइस बढ़ जाए तो क्वांटिटी क्या होगी। दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट। यू विल ऑलवेज मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, ओके, सॉरी राइट टू लेफ्ट, ओके। इधर से इधर आप मूव करोगे, आप कभी भी ऐसी डायरेक्शन में नहीं जाओगे, लेफ्ट टू राइट नहीं जाओगे, राइट टू लेफ्ट ही आप मूव करोगे ऑलवेज, ठीक है। ये एक रूल है। दूसरा रूल क्या है, इफ यू आर स्टडिंग अबाउट दिस फैक्टर, मान लो आप प्राइस का असर क्वांटिटी पे देख रहे हो कि भाई अगर प्राइस मूव कर जाए तो क्वांटिटी कैसी होगी, आप ये स्टडी कर रहे हो, तो बाकी के फैक्टर्स ऑटोमेटिकली कांस्टेंट हो जाएंगे। अगर आप पी वाई के बारे में पढ़ रहे हो, मैम पी वाई होता क्या है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन अगर आप पी वाई के बारे में पढ़ रहे हो तो पी वाई मूव करेगा, बाकी के फैक्टर्स कांस्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। तीसरी चीज जो आपको डिमांड फंक्शन के बारे में याद रखना है, ये एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है।
क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है। क्वालिटेटिव स्टेटमेंट का मतलब हमें सिर्फ डायरेक्शन ऑफ चेंज पता चलता है, मैग्नीट्यूड नहीं पता चलता है। मैग्नीट्यूड का मतलब अमाउंट ऑफ चेंज नहीं पता चलता। हाँ, हमें सिर्फ ये पता चल जाएगा कि अगर एक चीज़ ऊपर को जा रही है तो दूसरी चीज़ नीचे को कैसे आएगी, बस दैट्स इट, और इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, जो इसके 3 मेन पॉइंट्स हैं, मैंने क्या बताया 3 मेन पॉइंट्स, एक इसकी डायरेक्शन किधर को मूव करता है, एक चीज़ मूव करेगी बाकी चीज़ें कांस्टेंट हो जाएंगी, एंड ये क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है। तो अगर हम फर्स्ट वाले से स्टार्ट करें, इसका फर्स्ट फैक्टर है, मैं यहीं पे लिख रही हूँ फंक्शन ऑफ, 2-3 लिख लेते हैं ताकि हमें पता चले हम किस फैक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं इस फैक्टर के बारे में, बाकी के फैक्टर्स कांस्टेंट। तो ये तो सबसे इजी है। ये कहता है कि नेगेटिव रिलेशन है भाई इन 2 चीज़ों में। कौन सी 2 चीज़ों में? खुद की डिमांड, किसकी? एक्स की डिमांड और एक्स की ही प्राइस में नेगेटिव रिलेशन है। अगर एक्स महंगा हो जाएगा तो लोग उसको कम खरीदेंगे, अगर एक्स सस्ता हो जाएगा तो लोग उसको ज़्यादा खरीदेंगे। तो सिंपल सा पॉइंट इसमें क्या याद रखना है, ये सबसे ईजीएस्ट है, दैट देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन पी एक्स एंड क्यू एक्स। मीन्स अगर पी एक्स बढ़ेगा तो क्यू एक्स गिरेगा, और अगर px गिरेगा तो qx बढ़ेगा। दिस इज सिंपल। ओके, मैं अभी डायग्राम्स पे नहीं जा रही हूँ, डायग्राम्स में आपको एंड में एक छोटा सा पॉइंट करवाऊंगी, सारी डायग्राम्स आपकी कवर हो जाएंगी। मैं अभी सिर्फ आपको थ्योरेटिकल पार्ट करवा रही हूँ, डायग्राम्स अभी आप मत देखिएगा। आ जाइए अब रिलेटेड गुड्स पे। वन ऑफ द मेन पॉइंट, मतलब जहाँ से आप 2-3 क्वेश्चन इसी टॉपिक में से एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, तो देखें ज़रा लिखते कैसे हैं इसको। फंक्शन ऑफ px py y, y means income, because you are talking about py, rest of the factors become constant, rest of the factors become constant, you are studying about py। py का मतलब रिलेटेड गुड, x का रिलेटेड गुड, x का रिश्तेदार, x का रिश्तेदार कौन है? y है। अब रिश्तेदारी 2 तरीके की बेटा, रिलेशन 2 तरीके का, या तो दोस्त या दुश्मन। सब्स्टिट्यूट होता है दुश्मन, कॉम्प्लीमेंट्री होता है दोस्त। चलो सब्स्टिट्यूट में अगर हम एग्जाम्पल लेंगे तो विल टेक एग्जाम्पल ऑफ टी और ऑर्गेनिक टी, क्योंकि दुश्मन है ना एक दूसरे के। ओके, मान लो ये आपके लिए x है, मेन कमोडिटी है, तो दिस विल बिकम योर y, दिस विल बिकम योर सब्स्टिट्यूट। और अगर मैं इस फंक्शन को लिखूंगी तो आई विल राइट लाइक दिस, क्वांटिटी ऑफ t, बिकॉज क्वांटिटी ऑफ x, x किसको माना? t को माना। फंक्शन ऑफ p ऑफ t एंड p ऑफ ऑर्गेनिक टी। आपको पढ़ना क्या है? आपको ऐसे पढ़ना है, और ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। यू विल स्टडी लाइक दिस। ओके, चलिए अब सिंपल सी चीज क्या है, अगर ऑर्गेनिक टी की प्राइस बढ़ जाए तो लोग ऑर्गेनिक टी नहीं पिएंगे, लोग किसको पिएंगे? क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी विल इंक्रीज। बात खत्म। देखो आपके पास 2 ऑप्शंस है, एक टी है, एक ऑर्गेनिक टी है। ऑर्गेनिक टी महंगी हो गई, लोग ऑर्गेनिक टी पीना बंद कर देंगे, दे विल स्टार्ट कंज्यूमिंग टी। बस आपको ये देखना है। और अगर ऑर्गेनिक टी सस्ती हो जाए, प्राइस ऑफ ऑर्गेनिक टी रिड्यूसेस, तो लोग टी पीना बंद कर देंगे। क्या पीना शुरू कर देंगे? ऑर्गेनिक टी पीना शुरू कर देंगे। तो सिंपल सी चीज इसमें क्या है? सिंपल सी चीज इसमें ये है, आपको एक गुड की प्राइस का असर दूसरे गुड की क्वांटिटी पे देखना है। खुद की प्राइस खुद की क्वांटिटी नहीं है, फिर तो वो ओन प्राइस वाला चला जाएगा जो पहले पढ़ा। ये रिलेटेड गुड है, रिलेटेड गुड की प्राइस का, ये देखो जरा, रिलेटेड गुड की प्राइस का असर मेन कमोडिटी पे देखना है। मेन कमोडिटी x, रिलेटेड गुड y। ठीक है, तो क्योंकि अगर आप देखोगे तो दोनों की डायरेक्शंस सेम है, तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव रिलेशन। सब्स्टिट्यूट्स के केस में कैसा रिलेशन? पॉजिटिव रिलेशन। और अगर हम यही कॉम्प्लीमेंट्री पे जाएं, कॉम्प्लीमेंट्री की एग्जांपल आप ले सकते हैं कार एंड डीजल, पेट्रोल, वॉट एवर यू लाइक। ओके, तो मान लो ये आपकी x कमोडिटी है और ये आपकी y है। राइट द फंक्शन क्वांटिटी ऑफ कार फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ कार
प्राइस ऑफ डीजल। ये ऐसे बनता है, ठीक है जी। अब भी आपको किसी और गुड की प्राइस का असर मेन कमोडिटी पे देखना है। प्राइस ऑफ जो कार रहेगी दैट विल बिकम कांस्टेंट। अब आपको क्या देखना है, अगर डीजल महंगा हो जाए क्या लोग कारें खरीदेंगे? नहीं, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कार विल रिड्यूस। और अगर डीजल सस्ता हो जाए तो लोग क्या डीजल वाली कार खरीदेंगे? बिल्कुल खरीदेंगे। और अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो एरोज उल्टी साइड जा रहे हैं, मतलब इसमें कैसा रिलेशन है? इसमें नेगेटिव रिलेशन है। ऐसे पढ़ना है आपको ये रिलेटेड गुड वाला। रिलेटेड गुड में आपको ध्यान क्या देना है? प्राइस किसी और की, क्वांटिटी किसी और की, ठीक है जी। तो ये आपका कौन से वाला कवर हुआ? आपका रिलेटेड गुड्स वाला कवर हुआ। चलिए फिर आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री के बाद इनकम। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 3 समझ लिए तो मतलब सारा हो गया आपका। ओके, क्वांटिटी ऑफ एक्स इज फंक्शन ऑफ पी ऑफ एक्स, पी ऑफ वाई एंड इनकम। अब आप किसका असर देख रहे हो? आप इनकम का असर देख रहे हो क्वांटिटी के ऊपर। ये दोनों चीजें कांस्टेंट। आपको भी ये देखना, इनकम बढ़ जाए तो क्या क्वांटिटी पे असर होगा, इनकम गिर जाए तो क्या क्वांटिटी पे असर होगा। अगर आप इनकम के हिसाब से, लेकिन अगर आप इनकम के हिसाब से कैटेगराइजेशन करोगे तो वो 2 कैटेगरीज बनती। वन इज नॉर्मल एंड अदर इंफीरियर। अब आपको यहाँ पे ये समझना है, नॉर्मल गुड का मतलब यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन टू शिफ्ट, ठीक है। नॉर्मल गुड का मतलब डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन टू शिफ्ट। मतलब अगर इनकम बढ़ेगी भी तब भी यही खाना पड़ेगा। हाँ, इनकम कम होगी देन यू कैन शिफ्ट टू सम लेस देन नॉर्मल गुड, ठीक है। नॉर्मल गुड का मतलब नॉर्मल गुड का के बाद कुछ और खाने को नहीं है। यू आर गोइंग ऑन वेरी गुड, यू आर कंज्यूमिंग अ वेरी गुड कमोडिटी, ओके। इंफीरियर का मतलब है यू हैव बेटर ऑप्शन देन दिस, बेटर ऑप्शन देन दिस, ठीक है। इसको थोड़ा सा और समझाऊं अगर आपको तो कैसे समझना है। मानो यहाँ पे हम ले लेते हैं, नहीं इसको इंफीरियर नहीं लिखते, ए बी ऐसे लेते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे लेते हैं इनकम। मानो आपकी इनकम 10 रुपये है, योर इनकम इज 10 रुपीज़, ओके। और इनकम आपकी कम है, आप कोई बहुत अच्छा गुड नहीं कंज्यूम कर सकते, तो आप एक नॉर्मल कैटेगरी का गुड खा रहे हो। आप ए अफोर्ड कर सकते थे तो आपने ए खाया। आप अपनी इनकम के अंदर, आप अपनी परचेजिंग पावर के अंदर जो भी खरीद सकते हो वो आपके लिए नॉर्मल गुड बन जाएगा। आपको तब ये नहीं देखना है कि हाँ यार मैं तो घटिया खा रहा हूँ, नहीं, आप जो खा रहे हो दैट इज नॉर्मल। हम किसी को ये थोड़ी कहते हैं कि नहीं यार मैं तो गरीब हूँ, मैं तो घटिया गुड खा रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। लेकिन मान लो अगर आपकी इनकम 20 हो गई, नाउ यू कैन अफोर्ड टू परचेज बी, नाउ दिस विल बिकम नॉर्मल। जब आप ए कंज्यूम कर रहे थे तब आपके लिए वो नॉर्मल था, जब आप बी कंज्यूम कर रहे हो तब आपके लिए वो नॉर्मल है। आपकी जब इनकम बढ़ी एंड यू कैन अफोर्ड बी एंड यू लेफ्ट ए, तब आपके लिए जो ए है तब आप बोलोगे कि हाँ यार अब वो इंफीरियर है। मैं इंफीरियर का नाम सिर्फ तब दूंगी अगर मैं उसको छोड़ आई हूँ। इफ आई एम कंज्यूमिंग दैट, तब मेरे लिए वो इंफीरियर नहीं है। वॉट एवर आई कैन अफोर्ड इज अ नॉर्मल गुड। लेकिन अगर मेरी इनकम बढ़ गई और उसको छोड़ के मैं कुछ और खा सकती हूँ, देन दैट विल बिकम माई नॉर्मल गुड। जिसको छोड़ दिया दैट इज इंफीरियर। लेकिन मैं आपको पॉइंट क्या बता रही हूँ, सपोज फर्दर इनकम इंक्रीजेज बट यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन आफ्टर बी, तब आप कौन सा खाओगे? तब आप बी ही खाओगे, है ना। यू कैनॉट शिफ्ट टू एनी अदर गुड, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इट मीन्स अब आपको यहां से बस ये कैटेगराइज करना है कि जिसको छोड़ सकते थे, जिसके बाद कुछ और खाने को था, दैट इज अ इंफीरियर। लेकिन जिसके बाद कुछ और खाने को नहीं है, दैट इज नॉर्मल। दैट्स इट, बस और कुछ नहीं देखना इसमें, ठीक है। अब नॉर्मल गुड के केस में अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो जाती है, you don't have any other option to shift, you will continue buying this। तो मान लो यहाँ पे अभी जो x है वो नॉर्मल है, तो क्वांटिटी ऑफ x will increase।
लेकिन अगर आपकी इनकम कम हो जाती है, मानो आपकी इनकम अगेन 20 से 10 हो गई है, आप इसको छोड़ के अगेन यू विल कम टू ए जो इंफीरियर है, इनकम कम हो गई तो अब आप नॉर्मल गुड नहीं खा पाओगे, आप उसकी क्वांटिटी को डाउन कर दोगे। आप अगर यहाँ पे देखोगे तो दोनों के एरोज सेम है, सो दैट विल बिकम पॉजिटिव रिलेशन। आपको सिंपल सा पॉइंट यहाँ पे क्या देखना है, इनकम बढ़ गई क्वांटिटी इसी की और खाओगे, इनकम कम हो गई, ठीक है, कोई नॉर्मल से कम वाला गुड खरीद लोगे, ठीक है, जो सस्ता होगा तो इसको छोड़ दोगे। इंफीरियर में आप क्या करोगे, इनकम बढ़ गई बट यू हैव सम ऑप्शन आफ्टर इंफीरियर, इनकम बढ़ गई 10 रुपए से 20 रुपए इनकम हो गई, अब थोड़ी इंफीरियर खाते रहोगे, यू विल एक्सपीरियंस समथिंग बेटर, तो इसकी डिमांड आप कम कर दोगे। लेकिन अगर इनकम कम हो गई, अगर इनकम कम हो जाती है, ठीक है, तो लोग जो पहले नॉर्मल खा रहे थे, इनकम कम होने का मतलब क्या कि पहले अमीर थे अब गरीब हो गए, है ना, पहले 20 रुपए इनकम थी अब 10 रुपए इनकम हो गई है, तो बताओ इंफीरियर गुड की डिमांड करेंगे या नहीं करेंगे, पहले कौन सा खा रहे थे नॉर्मल, तो अब इंफीरियर गुड की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी। क्या पॉइंट समझना है, ये वाला थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है आपको। मैंने बोला आपकी इनकम 20 से 10 पे गई, ठीक है, 20 पे यू वर कंज्यूमिंग अ नॉर्मल गुड, नॉर्मल का मतलब उसके बाद कोई और ऑप्शन नहीं थी, आप अच्छा खासा गुड खा रहे थे, लेकिन अब 20 से 10 पे आ गई है तो आप नॉर्मल से पीछे आओगे, इंफीरियर ही होता है नॉर्मल से पीछे, तो इंफीरियर की जो क्वांटिटी है दैट विल इंक्रीज। कैसा रिलेशन है यहाँ पे जो रिलेशन है दैट इज नेगेटिव रिलेशन। तो अगर हम देखें यहाँ से एक क्रक्स निकालें, इंफीरियर गुड्स के केस में नेगेटिव रिलेशन होता है एंड नॉर्मल गुड्स के केस में पॉजिटिव रिलेशन होता है। ओके, तो यहाँ पे जो हमने कवर किया दैट इज योर इनकम मेथड। ओके, एंड द नेक्स्ट पॉइंट विच इज फोर्थ वन दैट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस का असर। मतलब आपको कोई गुड ज़्यादा अच्छा लग गया, ठीक है, तो आप खरीदोगे या नहीं खरीदोगे, अगर आपको बुरा लग गया तो आप क्या करोगे। अगर पहले हम इसका डिमांड फंक्शन लिख लें तो इट विल बी लाइक दिस, क्वांटिटी ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ पी ऑफ एक्स पी ऑफ वाई इनकम टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। ठीक है, अब आप किसका असर किस पे देख रहे हो, टेस्ट एंड प्रेफरेंस का देख रहे हो, क्वांटिटी पे, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट। आपको एक्स का टेस्ट बहुत अच्छा लगने लग गया, यू विल डिमांड मोर, ये रहा। आपको एक्स का टेस्ट बुरा लगना शुरू हो गया, मतलब अगेंस्ट हो गए आप उसके, तो उसकी डिमांड गिर जाएगी। बहुत ईजी है ये तो, ठीक है। देन आपको क्या लगता है कि फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन कैसी है प्राइसेस की, उसका असर आज की डिमांड के ऊपर कैसा है। तो अगर हम इसका पहले डिमांड फंक्शन लिखें तो दैट विल बी लाइक दिस, पी एक्स पी वाई इनकम टी एंड पी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। अब आपको किसका असर किस पे देखना है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन का असर देखना है आज की क्वांटिटी पे, फ्यूचर के प्राइजेस। अगर आपको लगता है कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है कि प्राइजेस बढ़ेंगे तो आज की क्वांटिटी बढ़ाओगे। आपको लगता है कल को चीज़ महंगी हो जाएगी तो आज की क्वांटिटी बढ़ा दोगे। और अगर आपको लगता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन सस्ता तो आज की क्वांटिटी कम कर दोगे, एज सिंपल एज दैट। ठीक है जी। नेक्स्ट कुछ और छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं। कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटीज़ में वो ये बोलता है कि अगर आपको जो लोन मिलता है वो बहुत इजी टर्म्स पे मिल जाता है, ठीक है, तो उस केस में आपकी गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन अगर जो क्रेडिट है वो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल टर्म्स पे मिलता है तो आपकी जो डिमांड ऑफ गुड्स है वो कम हो जाएगी। ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब इन्फ्लुएंस्ड कैसे होते हो आप, दूसरे ने कोई चीज पहनी है, ठीक है, यू विल गेट डेमोन्स्ट्रेटेड, यू विल गेट इन्फ्लुएंस्ड। ओके, तो आप डिमांड ज्यादा करोगे। दूसरे ने कोई चीज पहनी, आपको पसंद नहीं आई, यू विल नॉट डिमांड ओके दैट प्रोडक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब किसी और के थ्रू यूज करना है जो प्रोडक्ट का, उसका आपके ऊपर असर कैसा होता है ना। तो यहाँ पे हम जैसे एक आपको सिंपल सी एग्जांपल दूँ, वो ये है कि वेस्टर्न कल्चर का इफेक्ट आपके ऊपर कैसा है। आप वेस्टर्न कल्चर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हो तो यू स्टार्ट डिमांडिंग प्रोडक्ट्स जो वेस्टर्न कंट्रीज में चलती हैं, तो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट पॉजिटिव है। लेकिन कुछ चीज़ों का इफेक्ट जो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट रहता है वो नेगेटिव भी रहता है। यू डोंट लाइक द गुड्स, ठीक है, जो कोई और पहनता है, तो डिमांड कम हो जाएगी। देन क्लाइमेटिक फैक्टर्स, अगर कोई गुड ऐसा है
जिसके लिए क्लाइमेटिक फैक्टर फेवरेबल है, लाइक टेक द एग्जांपल ऑफ एसीज, उनके लिए समर सीजन जो है वो फेवरेबल है तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। समर्स में अगर हम बात करें तो जो ब्लोअर्स है या हीटर्स हैं या वुलन क्लोथ्स हैं वो उसके अगेंस्ट है तो डिमांड कम हो जाएगी। लाइकवाइज इफ़ यू टॉक अबाउट विंटर सीजन में एसी की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। मतलब यहाँ पे जो आपको बात करनी है वो ये करना है कि क्लाइमेटिक फैक्टर्स फेवरेबल हैं या अनफेवरेबल हैं। अगर तो फेवरेबल होंगे तो डिमांड ज़्यादा होगी और अगर अनफेवरेबल होंगे तो डिमांड कम होगी। गवर्नमेंट पॉलिसीज जो मैं आपको चीज़ देखनी है वो आपको दो देखनी है, टैक्सेस, सब्सिडीज। अगर तो टैक्स बढ़ जाए, सब्सिडी कम हो जाए, दोनों का सेम इफेक्ट होता है, दोनों में हमारा नुकसान होता है। हमारे ऊपर टैक्स ज़्यादा लगने लग गया, सब्सिडी कम हो गई है, ठीक है, तो हमारी क्वांटिटी कम हो जाएगी। लेकिन अगर टैक्स कम हो जाए एंड सब्सिडी बढ़ जाए तो क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी, मतलब फायदा हो रहा है आपका। ओके, सिमिलरली यू हैव मार्केट डिमांड फंक्शन। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, जितने इंडिविजुअल के फंक्शंस किए, एक थोड़ी सी एग्जांपल्स देती हूँ। आपने पीएक्स किया, पीवाई किया, इनकम किया, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस किया, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन किया, डेमोन्स्ट्रेशन किया, क्लाइमेटिक फैक्टर्स किया, ओके, गवर्नमेंट पॉलिसी किया। ये सारे इंडिविजुअल डिमांड को भी इफेक्ट करते हैं एंड मार्केट को भी करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे ये दो, ये एस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसको आप कट कर सकते हो। ये दो चीज़ें एन एंड वाई डी, ये दो फैक्टर्स ऐसे हैं जो सिर्फ मार्केट के, पॉइंट को समझना है। इंडिविजुअल ने आपने ऊपर 8 फैक्टर्स किए, मार्केट में ये 8 तो आएंगे ही आएंगे, 2 और आ जाएंगे। ये जो 2 मैं एक्स्ट्रा बात कर रही हूँ वो इंडिविजुअल के नहीं बनेंगे, क्योंकि ये सिर्फ बड़े लेवल पे काम करते हैं। एंड इसमें अगर हम बात करें व्हाट इज एन, एन इज साइज ऑफ पॉपुलेशन। काम ये भी सेम करता है कि ये राइट टू लेफ्ट जाता है, ठीक है, ये भी एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है। इसमें भी आपका एक फैक्टर जब काम करेगा तो दूसरे सारे कॉन्स्टेंट, बाकी सब सेम है। लेकिन यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो 2 फैक्टर्स हैं वो सिर्फ यहीं पे काम करते हैं। अगर साइज ऑफ पॉपुलेशन बढ़ जाए, जैसे इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बढ़ती है तो डिमांड भी ज़्यादा हो जाएगी, डिमांड विल ऑल्सो इंक्रीज। लेकिन अगर कोई नेचुरल क्लेमिटी आने के कारण बड़ी पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाए तो डिमांड विल फॉल। एंड एक इसका और मैंने ऊपर आपको क्या टिक करवाया था, दैट वाज वाई डी। व्हाट इज वाई डी? वाई डी मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। लोगों में इनकम कैसी बनती है? अगर तो बराबर बनती है, मतलब इक्वल बनती है, तो डिमांड एक जैसी आएगी, मतलब डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी विल इंक्रीज। लेकिन अगर इनकम अनइक्वल बनती है, अगर इनकम अनइक्वल बनती है तो हर एक कमोडिटी की डिमांड अलग अलग होगी। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एक्स तो उसकी डिमांड कम रहेगी। क्या करना है? अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वल है, अगर वाई डी इक्वल है, तो जो क्वांटिटी रहेगी एक्स की वो सारे जने डिमांड करेंगे। लेकिन अगर वाई डी अनइक्वल है तो एक्स की क्वांटिटी सारे जने डिमांड नहीं करेंगे एंड इस वजह से जो मार्केट डिमांड रहेगी वो कम रहेगी, क्योंकि मार्केट डिमांड में आपको सभी कंज्यूमर्स को देखना है। तो ये आपके सारे फैक्टर्स थे जो कि आपको ये बताते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें क्वांटिटी के ऊपर इफेक्ट करती हैं। आपने कुछ ऐसा फंक्शन पढ़ा, लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी एंड प्राइस का रिलेशन देखो क्या करना है, क्वांटिटी के ऊपर बड़े सारे फैक्टर्स इफेक्ट डालते हैं, बाकी सारों को कांस्टेंट रख के इफ यू आर स्टडिंग ओनली अबाउट क्यू एंड पी तो वो एलओडी बनता है। एंड एलओडी क्या कहता है कि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन ओन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट। कौन सी हैं जी अदर थिंग्स? ये जो बाकी की थी, और इसको हम सेट्रस पेरिबस के नाम से भी जानते हैं। सेट्रस पेरिबस का मतलब ये है कि बाकी चीज़ों को नहीं मूव करना है। ओके, ये रैशनल वाला पॉइंट करने से पहले मैं ये डायग्राम वाला आपका पॉइंट कवर करवाऊंगी, जो कि ये है। देखो कैसे करना है, इसको बड़े ध्यान से समझना। ये चैप्टर आपका मोस्ट वेटेड एवरेज वाला जो चैप्टर है, ठीक है, मतलब इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अभी आपने ना कुछ ऐसा फंक्शन किया, पी एक्स, पी वाई, इनकम, टी एंड पी, गवर्नमेंट पॉलिसी, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन और बड़े सारे।
बेटा अगर तो प्राइस का असर क्वांटिटी पे देखोगे, मतलब ओनली ऑन प्राइस एंड क्वांटिटी का असर देखोगे, प्राइस एंड क्वांटिटी का असर देखोगे, तो आप इसको नाम देते हो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। बड़े सारे नाम है, ध्यान से देखिएगा। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड या मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। क्योंकि सिंपल सी बात है, जब आप डिमांड के बारे में बात करते हो तो हम पी एक्स एंड क्यू एक्स को ही लेते हैं। अगर आपकी प्राइस मूव कर रही है एंड उसका असर आप क्वांटिटी पे देख रहे हो, तो आपको अपना कर्व छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप एक ही कर्व पे या तो ऊपर मूव करोगे या नीचे मूव करोगे। लाइकवाइज विल टेक अ एग्जांपल, जैसे ये, ठीक है, ये बना आपका कर्व और यहाँ पे आप लेते हो प्राइस एंड यहाँ पे आप लेते हो क्वांटिटी, तो कुछ ऐसा गया। ओके, ये मान लो कि 10 प्राइस पे यू वर डिमांडिंग 4 एंड आई एम सेइंग कि प्राइस इंक्रीज हो गई है। ओके, प्राइस इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी पीछे जाएगी। प्राइस 12 हो गई है, क्वांटिटी मान लो 3 हो गई है। प्राइस बढ़ गई, क्वांटिटी पीछे आ गई। प्राइस बढ़ गई, क्वांटिटी पीछे आ गई। ठीक है जी। अब आप मुझे ये बताओ, जब आपने प्राइस का असर क्वांटिटी पे देखा, क्या आप अपने कर्व को छोड़ के कहीं और गए या आप उसी कर्व के ऊपर चले गए? आप उसी कर्व पे रहे। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे प्राइस को कम कर दें तो देखो क्वांटिटी बढ़ गई। ये देखो, इफ यू टॉक अबाउट ओन प्राइस तो उसी कर्व के ऊपर या नीचे आप रहते हो। ठीक है, और इसकी मूवमेंट को आपको कैसे देखना है? जब आपकी क्वांटिटी, डोंट सी प्राइस, आप क्वांटिटी पे असर देख रहे हो। जब आपकी क्वांटिटी कम होती है तो आप इसको नाम देते हो कॉन्ट्रैक्शन। जब आपकी क्वांटिटी बढ़ती है तो आप इसको नाम देते हो एक्सपेंशन। ठीक है, तो इसके नाम क्या क्या बनते हैं, वैसे मैंने ऊपर लिख दिया, लेकिन एक बार नीचे समराइज करती हूँ मैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप प्राइस का असर क्वांटिटी पे देखते हो तो ये बनता है मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। जब आप फैक्टर्स कर रहे थे तो उसमें सबसे पहला जो फैक्टर है वो खुद की प्राइस का है, उसी वजह से वहां पे सिर्फ एक ही कर्व बना है, ना आगे को जा रहा है ना पीछे को जा रहा है, उसी कर्व पे या तो ऊपर या नीचे को जा रहा है। या इसका दूसरा नाम जो रहता है वो रहता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्यों क्वांटिटी डिमांडेड? क्योंकि हम एक ही डिमांड स्केड्यूल की बात कर रहे हैं, प्राइस अलग हो रही है, क्वांटिटी अलग हो रही है, तो क्वांटिटी डिमांडेड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड के दो नाम, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड या डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। बेटा एक चीज याद रखनी है, अगर क्वांटिटी डिमांडेड लिखा हुआ है तो कारण प्राइस ही होगा, ये चीज याद रखनी है। ठीक है, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड का दूसरा नाम एक्सपेंशन है एंड डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड का दूसरा नाम कॉन्ट्रैक्शन है। ये एक छोटी सी समरी है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आप प्राइस को कांस्टेंट कर दो, इनमें से आप किसी का भी असर देख लो, मतलब कीपिंग द प्राइस कांस्टेंट, और बाकी किसी चीज का भी आप असर देख लो, या तो पी वाई, सारे इकट्ठे नहीं, एक ही फैक्टर हिलेगा एक टाइम पे, या तो पी वाई हिल रहा होगा या इनकम हिल रही होगी या टी एंड पी हिल रहा होगा। अगर किसी और फैक्टर का असर है, अगर इनमें से किसी और फैक्टर का असर है, ठीक है, तो इन दैट केस फिर उसको हम नाम क्या देते हैं? इस केस में फिर आता है जी शिफ्ट इन डिमांड कर्व। मैं आपको करके दिखाती हूँ जरा, पहले इसकी हम डायग्राम बनाते हैं, फिर हम इसके और नेम्स पे बात करेंगे। ये रहा प्राइस और ये रही क्वांटिटी। अगर प्राइस सेम ही हो गया तो फिर वो एक डिमांड का पार्ट तो रहा नहीं। मैंने आपको बिल्कुल शुरू में क्या बताया, एक डिमांड में प्राइसेस अलग अलग होती हैं एंड क्वांटिटी अलग अलग होती है। मैंने बोला प्राइस सेम है, टेक प्राइस टू बी 10, 10 पे 4,
10 पे 5, ये एक डिमांड तो हो ही नहीं सकती। एक डिमांड करने के लिए अलग अलग प्राइसेस, अलग अलग क्वांटिटी होती है, ये एक डिमांड नहीं होगी। ठीक है, तो मैंने बोला एक बार जब 10 रुपये प्राइस होती है तो आप 4 खरीदते हो। ठीक है जी, इसका कर्व ये बना। एक बार जब 10 रुपये प्राइस होती है तो आप 5 खरीदते हो। ये कैसे हो गया? हो सकता है आपकी इनकम बढ़ गई हो सकता है आपका टेस्ट अच्छा हो गया हो सकता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशनों की प्राइसेस बढ़ेंगी। प्राइस इज नॉट वर्किंग बिहाइंड दिस। जब भी प्राइस कांस्टेंट होएगी तो पक्का शिफ्ट आएगा, या तो आगे को या पीछे को, कुछ भी हो सकता है, सिर्फ प्राइस फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इसके नेम्स पे जाएंगे, मैंने पहला नेम क्या बताया? शिफ्ट इन डिमांड कर्व। शिफ्ट इन डिमांड कर्व या चेंज इन डिमांड, इट्स नॉट क्वांटिटी डिमांडेड, इट्स चेंज इन डिमांड। क्वांटिटी डिमांडेड तब होता अगर एक ही डिमांड के अंदर मूव कर रहे होते, एक डिमांड तब होती है अगर प्राइसेस अलग होते। दिस इज चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड के आगे 2, इंक्रीज इन डिमांड या डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड को हम फॉरवर्ड शिफ्ट भी बोलते हैं। मतलब प्राइस सेम थी लेकिन फिर भी डिमांड बढ़ गई। ठीक है, डिक्रीज इन डिमांड को हम बैकवर्ड शिफ्ट बोलते हैं। सही है, ओके। तो अगर अब आप सारे अपनी डायग्राम्स देखें जो मैंने ऊपर छुड़वाई थी, ठीक है, उसमें अगर आप देखोगे तो सिर्फ पहली वाली जो डायग्राम है उसमें एक कर्व बना है, जितनी बाकी डायग्राम्स है उसमें 2 बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाकी सारों में प्राइस को आप कांस्टेंट रख रहे थे, कोई ना कोई और फैक्टर मूव कर रहा था, या तो वो आगे को जा रहा था या वो पीछे को जा रहा था। तो मैंने इसीलिए वहां पे छुड़वा दिया था कि मैं एक ही बार में आपको बता दूंगी। तो ये रहा एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, इसको हम मूवमेंट अलोंग बोलते हैं, एंड ये ऐसे बनता है। फिर दूसरा आ गया आपका शिफ्ट, या तो इंक्रीज इन डिमांड या तो फिर डिक्रीज इन डिमांड। इज इट ओके? नेक्स्ट, अब हम ऊपर चलते हैं। ये कहते हैं कि जो एलओडी आपका काम करता है वो क्यों करता है, मीन्स क्यों लोग सस्ता होने पे ज़्यादा खरीदते हैं। उसका सबसे पहला कारण है लॉ ऑफ डीएमयू। लॉ ऑफ डीएमयू क्या कहता है कि जैसे ही आप ज़्यादा क्वांटिटी खरीदते हो तो आपके लिए उसकी यूटिलिटी कम होनी शुरू हो जाती है। जैसे ही आप ज़्यादा क्वांटिटी खरीदते हो आपके लिए उसका मज़ा कम हो जाता है। मज़ा कम हो गया तो यू वांट टू पे लेस, सीधी सी बात है। क्वांटिटी ज़्यादा, यूटिलिटी कम, प्राइस भी कम पे करना चाहोगे। क्वांटिटी कम, यूटिलिटी ज़्यादा, प्राइस भी ज़्यादा पे करना चाहोगे। तो ये आपको ये कहता है कि जितनी आप क्वांटिटी ज़्यादा खरीदोगे, आप प्राइस इसलिए कम पे करना चाहते हो बिकॉज उसके पीछे यूटिलिटी कारण है, उस चीज़ की यूज़ कारण है, उस चीज़ का सेटिस्फैक्शन लेवल काम है। ठीक है, सॉरी। दूसरा, income effect. Now this income effect is not simple Y वाला, this is a real income effect. income effect कौन सा? real income effect. रियल इनकम आप तब बोलते हो अगर प्राइस के गिरने या बढ़ने से आपकी जेब में पैसे बच जाएं। इट इज नॉट ड्यू टू वाई, नो, Y is constant here, only price is moving here because you are talking about LOD. आप LOD के कारण की बात कर रहे हो, एंड LOD में क्या मूव करता है, लॉ ऑफ डिमांड में क्या मूव करता है? ओनली PX, इनकम इज कांस्टेंट। PX ऊपर गया, PX नीचे आया, उससे आपकी जेब पे क्या असर पड़ा आपने ये देखना है। ठीक है जी, अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो आपकी रियल इनकम कम होगी, मतलब जेब में कुछ नहीं बचेगा, you will demand less. अगर प्राइस कम होगी आपकी जेब में पैसा बचेगा, you will demand more. मीन्स अगर आप इनको देखोगे तो बन गया नेगेटिव रिलेशन, बट द मेन रीजन इज दिस, रियल इनकम। रियल इनकम, आपकी जेब में पैसा कितना बचता है, ड्यू, नॉट ड्यू टू इनकम, नॉट ड्यू टू सैलरी इनकम, इट इज ड्यू टू प्राइस।
प्राइस बढ़ेगी, परचेजिंग पावर कम होगी, प्राइस कम होगी, परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। ठीक है जी। एंड द थर्ड वन इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वो ये बोलता है QX फंक्शन ऑफ PX PY, इट्स कांस्टेंट, ओनली दिस इज मूविंग। व्हाई मैम? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट LOD। अगर प्राइस बढ़ जाए X की और PY कांस्टेंट हो जाए, X की प्राइस बढ़ गई लेकिन दुश्मन सस्ता है, किसको खरीदोगे? दुश्मन को खरीदोगे, X की क्वांटिटी को कम करोगे। क्यों X की क्वांटिटी को कम किया? क्योंकि दुश्मन सस्ता मिल रहा था। ठीक है, PX कम हो गया, X की प्राइस कम हो गई, PY उतना ही है, Y की प्राइस उतनी ही है, किसको ज़्यादा खरीदोगे? X को खरीदोगे, सीधी सी बात है। और अगर आप ध्यान दो तो PX बढ़ गया, क्वांटिटी कम हो गई PX बढ़ गया, क्वांटिटी कम हो गई, क्या कारण रहा? दुश्मन, सब्स्टिट्यूट। PX कम हो गया, क्वांटिटी बढ़ गई, क्या कारण रहा? PY। क्या बोलना है? X की प्राइस का असर देख रहे हो क्वांटिटी के ऊपर, वाई देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप, एंड इसके पीछे कारण देखना है PY कैसे कारण है। कहते हैं जो सब्स्टिट्यूट है ना उसकी प्राइस नहीं हिल रही है, वो वैसा ही है। X महंगा हो गया, Y उतने का उतना है, यू विल स्टार्ट परचेजिंग Y। X सस्ता हो गया, Y उतने का उतना ही है, यू विल स्टार्ट परचेजिंग X। तो कारण कौन है? सब्स्टिट्यूट। ओके, तो ये आपके दो कारण ये हो गए। फिर आता है आपका साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। कहते हैं जब भी कोई प्रोडक्ट सस्ता होता है तो उसका कंज्यूमर ग्रुप बढ़ जाता है, सीधी सी बात है, उसको ज़्यादा कंज्यूमर खरीदने लग जाएंगे, दैट्स वाई क्वांटिटी इंक्रीजेज ऑफ दैट कमोडिटी। लास्ट, अगर एक गुड के बड़े सारे यूजेस हैं, बहुत सारे यूजेस हैं, एंड उस गुड की प्राइस बढ़ जाए तो आप उसको रिस्ट्रिक्टेड यूज़ कर सकते हैं, जो उसके आलतू फालतू यूजेस हैं आप उसको ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन दिस पॉइंट इज़ वैलिड ओनली इन द केस अगर ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। अगर ऑल्टरनेटिव यूजेस है ही नहीं है फिर तो ये पॉइंट ही वैलिड नहीं होता, बहुत सीधी सी बात है। ठीक है जी। व्हाट आर द एक्सेप्शंस? जो इसमें मेन है दैट इज गिफन। देखो गिफन गुड आपको सिंपल ये बताता है कि ये कोई ऐसे गुड्स हैं जो ज़रूरी हैं, मतलब अगर इसकी प्राइस बढ़ेगी, पहले ये पढ़ो, अगर इसकी प्राइस बढ़ेगी, किसकी प्राइस बढ़ेगी? गिफन गुड की प्राइस बढ़ेगी। अब बाकी सब कुछ खाना छोड़ दोगे लेकिन इसको नहीं छोड़ोगे, क्योंकि ये आपकी एक तरीके से बड़ी ज़रूरी चीज़ है। प्राइस बढ़ गई और एक और कारण है, एक और कारण है, आप कुछ और अफोर्ड ही नहीं कर सकते। इसकी प्राइस बढ़ गई, जो इसके ऊपर वाला गुड है वो इससे भी महंगा है। ठीक है, एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ। 3 कैटेगरीज होती हैं, नॉर्मल गुड, इंफीरियर, गिफन। ऐसे ये मान लो 20 रुपए का है, ये मान लो 15 का है, तो ये 5 का ही है, कुछ ऐसा है। ठीक है, ये कहते हैं ये 5 से बढ़ के 8 का हो गया, 9 का हो गया, 10 का हो गया, इसी को खरीदना पड़ेगा, गिफन को ही लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गिफन से ऊपर वाला तो खा नहीं सकते, वो तो 15 का है, गिफन से नीचे कुछ है नहीं, इससे घटिया कुछ है नहीं, भूखे रहना पड़ेगा। अगर गिफन महंगा हो भी जाता है, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, यू हैव टू परचेज दिस। ठीक है, गिफन गुड ऐसे गुड्स हैं मतलब जिससे दूसरे गुड पे जाना बड़ा मुश्किल है। तो पढ़िए जरा क्या लिखा है। When their price rises, their का मतलब यहाँ पे गिफन गुड है, जो परचेजिंग पावर है दैट गोज डाउन, कंज्यूमर बाय मोर ऑफ इट, कंज्यूमर इसी को ज़्यादा खरीदेगा क्योंकि इसको इसकी ज़रूरत है अगर उसको ज़िंदगी जीनी है। ठीक है, प्राइस बढ़ेगी तो इसी की क्वांटिटी इंक्रीज होगी। लेकिन अगर गिफन की प्राइस कम हो जाए, मान लो 4 रुपये हो जाए, मान लो 3 रुपये हो जाए, अब आपकी जेब में पैसे बच जाएंगे। इनकम इज कांस्टेंट बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट LOD, आपकी जेब में पैसे बचेंगे। प्राइस गिफन गुड की कम हो गई, आपने जितना खरीदना था आपने गिफन को खरीद लिया, जो बचे हुए पैसे हैं 2 रुपये बचे, 1 रुपये बचे, उससे गिफन को ही खरीदोगे या थोड़ा बहुत कोई और खरीदोगे? हम थोड़ा और खरीदेंगे। इट मीन्स हम गिफन की क्वांटिटी को इंक्रीज नहीं करेंगे। और अगर आप एरोस की तरफ देखोगे तो इनवर्स रिलेशन नहीं लग रहा। व्हेन देयर प्राइस फॉल परचेजिंग पावर राइजेस, मतलब दिस दे आर टॉकिंग अबाउट रियल इनकम वाला कंसेप्ट कि प्राइस के बढ़ने से परचेजिंग पावर डाउन, कुछ और नहीं खरीद पाओगे, इसी को कम खरीद लोगे। प्राइस के कम होने से परचेजिंग पावर इंक्रीजेस,
you will purchase some other good, you want to taste some other good and he buy less of it. इट का मतलब गिफन एंड एक्स्ट्रा परचेजिंग पावर से वो सुपीरियर गुड बाय करेगा. सुपीरियर आर दीज टू, मोर ऑफन वो इंफीरियर कोई बाय करेगा. नॉर्मल तो बाहर है अभी औकात से, ठीक है. व्हेन देयर प्राइस राइजेस, अगर इसकी प्राइस बढ़ जाए, किसकी? गिफन गुड की, परचेजिंग पावर गोज डाउन, परचेजिंग पावर गिर गई है. द कंज्यूमर बाय मोर ऑफ इट as he lives mainly on it and cannot buy as much of superior goods before. प्राइस बढ़ गई, परचेजिंग पावर गिर गई. हो सकता है पहले कोई इंफीरियर खरीद रहा हो, थोड़ा बहुत अच्छी क्वालिटी का गुड खरीद रहा हो, अब उसको बंद करके सारा यही खाना पड़ेगा. तो एक गिफन गुड एक ऐसे गुड्स हैं जिसके ऊपर एलओडी अप्लाई नहीं करता है. इग्नोरेंस का मतलब है आप जानबूझ के महंगा गुड खरीद लेते हो. यू नो कि प्राइस ऑफ अ गुड ज़्यादा है, फिर भी आप क्वांटिटी ज़्यादा खरीदते हो क्योंकि आप इग्नोरेंट हो. आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन, आप किन्हीं गुड्स की, कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जिसको आप ज़्यादा तभी खरीदते हो क्योंकि उसकी प्राइस ज़्यादा है. आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, इसको आप स्नॉब वेबलन प्रेस्टिजियस गुड्स कहते हो. लाइक यू कैन टेक लग्जरी कार्स, डायमंड्स, महंगे महंगे कारपेट्स, महंगे महंगे पेंटिंग्स. अगर इनकी प्राइस ज़्यादा होगी तभी आप क्वांटिटी ज़्यादा खरीदोगे एंड दिस इज़ वैलिड फॉर ओनली रिच सेक्शन. एवरेज वालों पे आप नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ रिच सेक्शन के ऊपर ये वाला पॉइंट लगा रहे हो कि यार अगर प्राइस ज़्यादा होती है वो तभी इन गुड्स को खरीदते हैं और अगर प्राइस कम होगी तो वो इन गुड्स को नहीं खरीदेंगे. वो क्या बोलेंगे कि नहीं यार ठीक है ये तो सस्ते हो गए, ये तो हर कोई खरीद सकता है, हमें नहीं चाहिए. ये फ्यूचर एक्सपेक्टेशन वाला पॉइंट हो गया. अगर हमें लगता है कि कल को गुड्स कॉस्टली हो जाएंगे तो हम आज ही ज़्यादा खरीद लेंगे. नेसेसिटीज़ के ऊपर तो प्राइस वाला कोई पॉइंट ही नहीं होता. अदर एक्सेप्शंस में आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो. इट में भी क्लाइमेटिक फैक्टर्स, इट में भी डेमोन्स्ट्रेशन, अगर आपने उनको कांस्टेंट नहीं किया है. व्हाट आर कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज? बेटा ये ऐसी ज़रूरत वाली चीज़ें हैं जो वैसे आपको ज़रूरी नहीं थी बट आपका जो स्टैंडर्ड है लाइफ का या जो आपकी हैबिट है उसकी वजह से एक नेसेसिटी बन गई. टेक द एग्जांपल ऑफ मोबाइल फोन्स, दैट इज एग्जांपल ऑफ कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी. दैट इज़ नॉट अ नेसेसरी बट हमने अपना लाइफस्टाइल ऐसा बना लिया कि वो हमारी नेसेसिटी बन चुकी है. नेसेसिटीज तो 3 ही होती है लेकिन हम ऐड ऑन कर ही जा रहे हैं बिकॉज ऑफ आवर स्टाइल, लिविंग स्टाइल. तो दैट इज कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज. डिमांड जो है कुछ गुड्स की इसलिए है क्योंकि हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं दूसरे से. हाँ उसने ये वाली वॉच डाली है मुझे डालनी है, उसने ये वाली गाड़ी ली है मुझे लेनी है. तो चाहे इनकी प्राइस ज़्यादा है फिर भी वी आर डिमांडिंग मोर बिकॉज वी आर गेटिंग डेमोन्स्ट्रेटेड बाय देम, वी आर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय देम. लास्ट स्पेक्यूलेटिव गुड्स. स्पेक्यूलेटिव गुड्स ऐसे गुड्स हैं जिनके प्राइजेस बढ़ रहे हैं एंड आने वाले फ्यूचर में और बढ़ जाएंगे एंड वी आर परचेजिंग मोर सो दैट वी कैन अर्न प्रॉफिट्स. स्पेक्यूलेटिव गुड्स का मतलब क्या है? प्राइस किसी की ज़्यादा हो रही है, मुझे लगता है कल को और ज़्यादा हो जाएगी, आज खरीदूंगी कल को बेचूंगी तो कल को प्रॉफिट कमाऊंगी. ठीक है. सो अगर इन गुड्स की प्राइस ज़्यादा होती है तो आप इसको ज़्यादा खरीदते हो टू अर्न प्रॉफिट. आप प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो, आपने अपने यूज के लिए गुड्स नहीं लेने हैं. ओके. सो दैट्स इट फॉर योर लॉ ऑफ डिमांड. ओके. नेक्स्ट टॉपिक इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड.